अदावत मुझसे क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ, मुझे है कुफ्र से नफरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज हम आसान अरबी ग्रामर कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, ईज़ी अरबिक ग्रामर कोर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उर्दू और इंग्लिश में हमने यहाँ पे लिखा है, और आज जो है इसका हम पहला एपिसोड आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, सबसे पहला सवाल ये है कि हम अरबी क्यों सीखें? हम अरबी क्यों सीखें? क्यों सीखना चाहिए हमें? ये एक बुनियादी सवाल है। Why learn to Arabic? हमें अरबी क्यों सीखना चाहिए? सबसे पहली वजह अरबी सीखने की कि ये हमारे दीन की जो है बुनियादी ज़ुबान है। हमारे दीन के जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, जो बेसिक सोर्सेज है, बुनियादी जो मसादिर है हमारी शरीयत के, कुरान और हदीस, ये दोनों जो है अरबी ज़ुबान में है। इसलिए ज़ाहिर है कि हमें अरबी ज़ुबान सीखनी चाहिए, क्योंकि हम अगर दीन को सीखना चाहते हैं तो या तो एक सूरत यह है कि हम अरबी ज़ुबान सीखें और कुरान और हदीस के टेक्स्ट का मुताला करें, और दूसरी सूरत है कि हम जो है ट्रांसलेशन, तर्जमा से काम चलाएं। लेकिन जाहिर है कि तर्जमा जो होता है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है। ट्रांसलेशन जो है वो पूरी तरीके से किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ओरिजिनल जो टेक्स्ट होता है उसकी अपनी एक अलग अहमियत होती है। तो इसलिए हमें अरबी ज़ुबान सीखनी चाहिए और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तर्जमा कभी भी अल्टरनेट नहीं हो सकता, ट्रांसलेशन कभी ओरिजिनल टेक्स्ट का बदल नहीं हो सकता। अगर हमें उर्दू ज़ुबान आती है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको उर्दू आती है, उनके लिए अरबी ज़ुबान सीखना बहुत आसान है, क्योंकि उर्दू में 80% जो वर्ड्स होते हैं, 80% जो अल्फाज होते हैं वो अरबिक के ही यूज़ होते हैं। तो उर्दू जिनको आती है उनके लिए तो अरबी सीखना और आसान है। लेकिन अगर आपको उर्दू नहीं आती है तो भी इंशाअल्लाह हम आपको अरबी सिखाने की कोशिश करेंगे। किसी भी लैंग्वेज में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यानी जिन हुरूफ से, जिन लेटर्स से वो लैंग्वेज बनती है, सबसे पहले उन लेटर्स को जानना ज़रूरी है। तो अल्फ़ाबेट्स को अरबी में कहते हैं हुरूफुल हिजाई। हुरूफुल हिजाई। अरबिक में टोटल 28 अल्फ़ाबेट्स हैं, 28 हुरूफ हैं जिनसे अरबी ज़ुबान बनती है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन,
शीन, साद, ज़ाद, ता, ज़ा, ऐन, गैन, फ़ा, क़ाफ़, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, या। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 7 14 7 21 7 28, ये टोटल 28 अल्फ़ाबेट्स हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं 29 अल्फ़ाबेट्स हैं, 29 हैं। वो क्यों कहते हैं? वो कहते हैं एक हर्फ होता है हमज़ा, तो कुछ उलमा जो हैं वो अलिफ और हमज़ा को अलग अलग मानते हैं, तो वो कहते हैं कि 29 लेटर्स हैं, 29 लेटर्स हैं। एक्चुअली होता क्या है कि अलिफ जो होता है वो हमेशा साकिन होता है। जैसे हमें लिखना हो बा अलिफ ज़बर बा, तो यहाँ देखिए बा के ऊपर ज़बर है और अलिफ साकिन है, तो अलिफ हमेशा साकिन होता है। और अगर अलिफ के ऊपर कोई हरकत हो, जैसे हमें लिखना हो इस्लाम, तो अब यहाँ हम अलिफ के नीचे ज़ेर देंगे, तो अब यहाँ जब हम अलिफ पर ज़ेर ज़बर पेश कोई हरकत देंगे तो उस वक्त अलिफ जो है वो हमज़ा कहलाता है। तो बहुत सारे उलमा का कहना है कि अलिफ ही दरअसल हमज़ा है, साकिन हो तो अलिफ है, और अगर उस पर हरकत हो, उस पर वावेल्स हों, अभी हम आगे बताएंगे, तो उसको जो है हमज़ा कहा जाता है। तो वो उलमा जो है 28 मानते हैं, और जो दोनों को अलग अलग मानते हैं वो 29 मानते हैं। तो ये टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं, हुरूफुल हिजा हैं, जिनसे अरबी ज़ुबान के अंदर कोई भी जो वर्ड है, जो लफ्ज़ है वो बनता है। इनको सीखना और इनको जानना ज़रूरी है। इनके नाम आपको मालूम होने चाहिए, और इनको पढ़ने का तरीका और इनका सही जो तलफ़ुज़ है, सही इनकी अदायगी है, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे ये सा है, अब हम हिंदी में या इंग्लिश में सा की आवाज़ के लिए एस लाते हैं, मगर अरबी में ये सा जो है ये एस को रिप्रेजेंट नहीं करता। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जब हदीस लिखते हैं तो हदीस को वो ऐसे लिखते हैं TH, हदीथ। तो वो TH क्यों लिखते हैं? वो इस सा की वजह से। सा में जो है ज़ुबान जो है वो सामने के दांत से टकराती है, दांत के नोक से। तो ये सा है, ये सीन है, ये शीन है, ये साद है। इन सारों का जो है वो जब हम कुरान पढ़ते हैं तो ख़ास तौर से हमें इनका प्रोनाउंसिएशन, इनका तलफ़ुज़ हमें मालूम होना चाहिए। तो ये हो गए अल्फ़ाबेट्स। अब आइए अगली जो चीज़ है, वॉवेल्स क्या हैं। इंग्लिश में हम जानते हैं कि वॉवेल्स जो हैं वो AEIOU जो 5 वॉवेल्स होते हैं। इंग्लिश में कोई भी वर्ड जो है वो उनके बगैर नहीं बनता है। अरबी में वॉवेल्स क्या हैं? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको सीखें आप। वॉवेल्स, वॉवेल्स को अरबी में कहते हैं हरकात। हरकात कहते हैं, ठीक है। तो अब जो है अरबी में टोटल कौन कौन सी वॉवेल्स हैं? सबसे पहले है फतहा। किसी लेटर के ऊपर जब ये साइन बनाया जाए तो उसको कहते हैं फतहा, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं ज़बर। इसका नाम है फतहा, ठीक है। अगर लेटर के नीचे ये साइन हो तो इसको कहते हैं कसरा। लेटर के ऊपर अगर ये साइन हो, ये निशान हो, तो इसको कहते हैं ज़म्मा। मैं इसलिए इंग्लिश में भी लिख रहा हूं ताकि जो लोग उर्दू नहीं जानते उनके लिए भी आसानी हो जाए। तो ये 3 बुनियादी वॉवेल्स हैं। ए की आवाज़ के लिए, आ की आवाज़ के लिए फतहा आता है, ई की आवाज़ के लिए कसरा आता है, और ऊ की आवाज़ के लिए ज़म्मा आता है, ठीक है। इसके अलावा एक और वॉवेल होता है, इस तरीके से बनाया जाता है, इसको कहते हैं सुकून।
किसी हर्फ को अगर साकिन हमें पढ़ना हो तो उस पर ये साइन रहता है, इसको कहते हैं सुकून। अच्छा, ये जो फतहा है अगर ये डबल हो जाए या जो कसरा है वो डबल हो जाए या ये जो ज़म्मा है ये डबल हो जाए तो इसको कहते हैं तनवीन। तनवीन का मतलब होता है नून की आवाज़ इससे निकलती है, इसलिए इसका नाम तनवीन है। समझ रहे हैं? तो ये जो टोटल हैं 5 वावेल्स हो गए, फतहा, कसरा, ज़म्मा, सुकून और तनवीन। तो ये हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स पढ़े और हरकत पढ़ी, वावेल्स पढ़े। अब आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अरबी में वर्ड जो होता है, लफ्ज़, वो कैसे बनता है। अल्फ़ाबेट्स प्लस वॉवेल्स, इनसे मिलकर के अरबी में वर्ड बनता है जिसको हम कहते हैं लफ्ज़। यानी हर्फ से और हरकत से मिल करके क्या बनता है, लफ्ज़ बनता है। अब लफ्ज़ भी 2 तरह का होता है, एक होता है मीनिंगफुल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बामाना लफ्ज़। और एक होता है जो मीनिंगफुल ना हो, बेमाना लफ्ज़। तो जो बामाना लफ्ज़ होता है उसको हम अरबी में कहते हैं कलीमा। तो ये जो है अरबिक में जितने वर्ड होते हैं, जितने अल्फाज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कलिमा, जो बामाना यानी जो काम के होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अल्फ़ाबेट्स और वावेल से मिलकर के वर्ड बनता है। वर्ड में जो मीनिंगफुल वर्ड होता है उसको अरबी में कलिमा कहते हैं। अब इंग्लिश में जैसे आपने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि एक लफ्ज़ की जो है वो कितनी हालतें होती हैं, कितने टाइप के अल्फाज होते हैं। तो अरबिक में कलिमा की कितनी किस्में हैं, यानी अरबिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, तो ये बात याद रखें। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अक़सामुल कलिमा। अक़सामुल कलिमा, कलिमा की कितनी किस्में होती हैं, कलिमा कितने टाइप का होता है। तो कलिमा की 3 किस्में होती हैं। ये जो मैंने गिनती लिखी है ये उर्दू और अरबिक में ऐसे लिखा जाता है, इंग्लिश में तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3। तो कलमा की जो पहली किस्म होती है उसको कहते हैं इस्म, और दूसरी किस्म होती है जो है उसको कहते हैं फेल, और तीसरी जो किस्म होती है उसको कहते हैं हर्फ। इस्म को हम इंग्लिश में कह सकते हैं नाउन, फेल को कह सकते हैं वर्ब, और हर्फ को हम कह सकते हैं हर्फ एक्चुअली अरबी में कई तरीके का आता है। तो इसको जो है पार्टिकल कह सकते हैं, प्रीपोजिशन कह सकते हैं, पार्टिकल कह लीजिए, पार्टिकल या प्रीपोजिशन।
ठीक है। इस्म किसको कहते हैं? तो ये बात याद रखिए कि किसी चीज़ या जगह या सिफत के नाम को अरबी में इस्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर रजुलुन, रजुलुन के माने आदमी, मैन, ठीक है। अब जाहिर है कि आदमी जो है ये एक चीज़ का नाम है, इसको इस्म कहेंगे। इसी तरीके से जमीलुन, खूबसूरत, अब ये एक सिफत है, एक सिफत का नाम है जमील, खूबसूरत, तो इसको भी अरबी में नाउन माना जाएगा। इसी तरीके से किसी काम का होना, मिसाल के तौर पे उर्दू में हम कहते हैं मारना, तो मारने को अरबी में कहते हैं ज़रबुन, तो ये इस्म माना जाएगा, ये फ़ेल नहीं माना जाएगा, ये वर्ब नहीं माना जाएगा अरबिक में, बल्कि ये इस्म माना जाएगा। अरबी में फ़ेल किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं? कोई जिसमें काम का होना या करना पाया जाए और साथ में कोई ज़माना पाया जाए, कोई टेंस पाया जाए कि उस टेंस में वो काम हो रहा है। मिसाल के तौर पर उर्दू में हम कहते हैं मारा। जब हम मारा कहते हैं तो इसका मतलब कि मारने का काम हुआ है और पास्ट में हुआ है, तो इसके लिए अरबी में जो वर्ड आएगा वो आएगा ज़रबा। तो ज़रबा के माने मारा। अब ये ज़रबा के अंदर मर्द ने मारा कि औरत ने मारा, एक आदमी ने मारा, दो आदमी ने मारा, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ज़रबा चूँकि इसके अंदर काम हो रहा है और टेंस भी पाया जा रहा है, तो इसलिए इसको फ़ेल माना जाएगा। तो इस्म जो है वो किसी चीज़ या जगह या एडजेक्टिव के नाम को कहते हैं, और फ़ेल किसी काम का होना या करना जिसके अंदर टेंस पाया जाए। और हर्फ जो होता है उसको आप सिंपल ये समझिए कि हर्फ के अंदर माना तो पाया जाता है, मीनिंग होती है, लेकिन उसको जब तक किसी इस्म के साथ मिलाया ना जाए तो वो बात पूरी नहीं होती। मिसाल के तौर पर हम उर्दू में कहते हैं पर, अब पर का अपना एक मतलब है, लेकिन हम पर 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 100 बार भी कहेंगे तो बात क्लियर नहीं होगी। लेकिन हम कह देंगे कुर्सी पर, तो बात क्लियर होगी कि भाई कोई बात कही जा रही है जो कुर्सी पर है, कोई चीज़ है जो कुर्सी पर है। तो पर की अपनी एक मीनिंग है, मगर वो अपनी मीनिंग को बताने के लिए नाउन का इस्म का मोहताज है। इसको अरबी में हर्फ कहते हैं। मिसाल के तौर पर अरबी में मिन है, मिन, मिन के माने होते हैं से, फ्रॉम। अब हम सिर्फ मिन कहेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी कि भाई से कहाँ से, लेकिन हमने कहा मिन मक्का, मक्का से, मिनल मदीना, मदीना से, तो उसके बाद बात क्लियर होगी। तो हर्फ जो होता है वो इस्म या फ़ेल के साथ जब तक इस्तेमाल ना हो, इस्म के साथ या फ़ेल के साथ जब तक इस्तेमाल ना हो, उसका माना पूरी तरीके से वाज़े और क्लियर नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ लिया कि अरबी में कलमा की 3 किस्में होती हैं, फ़ेल, इस्म, फ़ेल और हर्फ। तीनों का हमने मतलब समझ लिया है। अब हम जो शुरुआत करेंगे अपनी अरबिक ग्रामर की वो हम इस्म से करेंगे। इस्म के अलग अलग जो उसकी हालतें हैं, उसके केस हैं, हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस्म, नाउन। इस्म के बारे में 4 बातों का जानना ज़रूरी है। कौन कौन सी 4 बातें हैं? नंबर 1, उसका मारिफा या नकिरा होना, इंग्लिश में हम कह सकते हैं कैपेसिटी। ठीक है। इसी तरीके से दूसरी चीज़ है मुज़क्कर या मुअन्नस होना।
इंग्लिश में हम कह सकते हैं जेंडर, उसका जेंडर हमें मालूम होना चाहिए कि हम जो इसम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मर्द के लिए है या औरत के लिए है। तीसरी चीज़ है हमें उसका वाहिद, तस्निया, जमा मालूम होना चाहिए, यानी इंग्लिश में हम कह सकते हैं उसका नंबर मालूम होना चाहिए कि हम जो नाउन यूज़ कर रहे हैं वो हम एक के लिए यूज़ कर रहे हैं या दो के लिए यूज़ कर रहे हैं या तीन के लिए यूज़ कर रहे हैं। और चौथी चीज़ है एराब, कि हम जो नाउन यूज़ कर रहे हैं वो हमारे सेंटेंस में उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, किसी भी नाउन के बारे में ये चार बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो नाउन यूज़ कर रहे हैं वो मारिफा है या नकरा है, यानी डिफिनिट है या इनडिफिनिट है, वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, यानी मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, वो वाहिद, तस्निया, जमा में से क्या है। वाहिद का मतलब होता है सिंगुलर, तस्निया का मतलब डुअल, जमा का मतलब होता है प्लूरल। अरबिक में उर्दू और इंग्लिश की तरह एक के बाद उर्दू में हम दो कोई चीज़ होती है तो जमा मानते हैं, इंग्लिश में भी दो कोई चीज़ होती है तो जमा मानते हैं। अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में एक अगर चीज़ है तो वो वाहिद कहलाती है, अगर वो दो है तो तस्निया यानी डुअल कहलाती है, और दो से ज़्यादा है तो वो प्लूरल यानी जमा कहलाती है। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एराब, कि हम जो इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सेंटेंस के अंदर, जुमला के अंदर उसकी पोजीशन क्या है। एराब के बारे में हम अभी और बातें जानने की कोशिश करेंगे। एराब का मतलब क्या होता है? एराब का जो लिटरेरी मीनिंग है, इसका जो लफ्ज़ी माना है अरबी बनाना, लेकिन ग्रामर की टर्म में एराब का मतलब होता है किसी वर्ड की, किसी लफ्ज़ की सेंटेंस में उसकी पोजीशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसको जानना। इसको हम उर्दू में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हामिद ने महमूद को मारा। ठीक है, हामिद ने महमूद को मारा। महमूद ने हामिद को मारा। और तीसरी मिसाल है महमूद ने हामिद के भाई को मारा। अब इसमें एक वर्ड है हामिद। जाहिर है कि इस वर्ड की जो मीनिंग पहले सेंटेंस में है वही दूसरे सेंटेंस में भी, वही तीसरे सेंटेंस में, लेकिन पहले सेंटेंस में हामिद जो है ये सब्जेक्ट है, दूसरे में हामिद क्या है, ऑब्जेक्ट है, और तीसरे सेंटेंस में हामिद ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, बल्कि वो यानी हालत इजाफी में है, पॉजेसिव फॉर्म में है। तो एक ही वर्ड जो है वो सेंटेंस के अंदर उसकी पोजीशन चेंज हो गई तो मतलब बदल गया। पहले सेंटेंस में हामिद ने महमूद को मारा, जाहिर है कि मारने का काम करने वाला जो सब्जेक्ट है वो हामिद है। महमूद ने हामिद को मारा, इस सेंटेंस में हामिद जो है वो ऑब्जेक्ट है, मारने वाला महमूद है, मार खाने वाला हामिद है। और महमूद ने हामिद के भाई को मारा, यहाँ हामिद ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, बल्कि वो पॉजेसिव फॉर्म में है, उसके भाई को महमूद ने मारा। तो ये जो तीन पोजीशन हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, यही तीन पोजीशंस अरबिक में भी यूज़ होती हैं किसी भी वर्ड के लिए। ये तीन केस होते हैं, ये तीन स्टेटस होते हैं सेंटेंस में। पहली जो
हालत होती है, इसको कहते हैं हालत रफ़ा। और ऑब्जेक्टिव पोजीशन में अगर हो तो उसको कहते हैं हालत नसब। और पॉजेसिव अगर फॉर्म में हो तो उसको कहते हैं हालत जर। समझ रहे हैं? तो एराब का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि मतलब में, मीनिंग में तब्दीली के बगैर किसी इस्म की हालत या शक्ल का बदल जाना एराब का बदल जाना है। अब एराब के लिहाज से अरबी में इस्म की 3 हालतें होती हैं। हालत रफ़ा जिसको हम सब्जेक्टिव कह सकते हैं, हालत नसब जिसको हम ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, और हालत जर जिसको हम पॉजेसिव कह सकते हैं। इस्म इन्हीं 3 हालतों में रहेगा, कोई चौथी हालत नहीं बनेगी, कोई चौथी हालत इस्म की नहीं बनेगी। अरबिक में नाउन जो होगा वो इन्हीं 3 केस में, 3 स्टेटस में वो आएगा। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें एराब के बारे में जान लीजिए। एराब के एतबार से नाउन जो होते हैं अरबिक में मोरब, मुनसरिफ, इस्म। अरबिक में 85% इस्म जो होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं डिक्निलेबल। यानी जो चेंज होते हैं, इनकी जो 3 हालतें होती हैं, रफ़ा, नसब, जर। तो हालत रफ़ा में इनकी पहचान ये होती है कि इनके ऊपर 2 पेश होता है, तनवीन होती है, और हालत नसब में इनके ऊपर 2 ज़बर होता है, और हालत जर में 2 ज़ेर होता है। जैसे मिसाल के तौर पर रजुलुन, रजुलन, रजुलिन। अब आप देख रहे हैं कि हालत रफ़ा में 2 पेश है उसके ऊपर, हालत नसब में 2 ज़बर है, और हालत जर में 2 ज़ेर है। यानी सब्जेक्टिव पोजीशन में उसके ऊपर 2 पेश आएगा, ऑब्जेक्टिव पोजीशन में 2 ज़बर आएगा, और पॉजेसिव पोजीशन में 2 ज़ेर आएगा, कसरा आएगा। तो इसको तनवीन कहते हैं अरबी में, इसको भी तनवीन कहते हैं, इसको भी तनवीन कहते हैं। ये ज़म्मा की तनवीन है, ये फ़तहा की तनवीन है, ये कसरा की तनवीन है। और इसकी मिसाल देख सकते हैं हम, एक नाम है अरबी में ज़ैद। तो ज़ैद भी ये मोरब है और मुनसरिफ है, 85% वर्ड्स में से है। ज़ैदुन हालत रफ़ा में, हालत नसब में ज़ैदन, और हालत जर में ज़ैदिन। इसी तरीके से किताबुन, किताबन, किताबिन। एक बात आप लोगों ने और गौर किया होगा कि जब हम 2 फ़तहा 2 ज़बर देते हैं तो अलिफ भी साथ में ऐड हो जाता है। कहीं कहीं एक्सेप्शन है, लेकिन आम तौर से किसी भी वर्ड को जब हम मोरब और मुनसरिफ वर्ड है और उसको हम हालत नसब में लेके जाएंगे तो उस पर जब हम 2 ज़बर देंगे, 2 फ़तहा देंगे तो साथ में अलिफ भी ऐड हो जाएगा। तो ये 85% अरबिक के अंदर जो वर्ड हैं उनका यही एराब है। और ये हमारे लिए बड़ी आसान बात है कि अगर हमने किसी एक लफ्ज़ को जान लिया और उसका ये एराब हमने समझ लिया तो समझिए कि हमने उसकी 3 हालतें, अब रजुलन अगर सेंटेंस में कहीं रजुलन आया है तो हम समझ जाएं कि वो हालत नसब में, अगर वो रजुलिन आया है तो हम समझ जाएं कि वो हालत जर में है। ये मोरब और मुनसरिफ जो इस्म होता है, जो डिक्निलेबल नाउन्स होते हैं अरबिक में, उनकी ये पहचान है।
अब आइए नाउन की जो दूसरी शक्ल होती है अरबिक में, उसको हम कहते हैं मुअरब गैर मुनसरिफ इस्म। ये अरबिक में जो है वो तकरीबन 13% हैं। 13% इस किस्म के वर्ड आपको मिलेंगे। इनका एराब क्या होता है? रफ़ा, नसब, जर। इनका एराब ये होता है, इनके बारे में सबसे पहली बात ये याद रखें कि इनके ऊपर तनवीन नहीं आती। तनवीन नहीं आती। रफ़ा की हालत में ये आएंगे तो इनके ऊपर दो पेश नहीं आएगा, दो ज़म्मा नहीं आएगा, बल्कि एक ही ज़म्मा आएगा। और नसब और जर दोनों हालतों में इनका एराब ये है कि इनके ऊपर फ़तहा आएगा। यानी इनके ऊपर एक तो तनवीन नहीं आती और दूसरे इनके ऊपर कसरा नहीं आता। ये गैर मुनसरिफ की दो ख़ास बातें, उसके ऊपर तनवीन नहीं आती और उसके ऊपर कसरा नहीं आता, ज़ेर नहीं आता। तो इनका जो एराब है हालत रफ़ा में, यानी उसके ऊपर, उसके लास्ट वाले लेटर पर, लास्ट वाले हर्फ के ऊपर ज़म्मा रहेगा। हालत नसब और हालत जर में सेम रहेगा, लास्ट वाले लेटर पर फ़तहा रहेगा। मिसाल के तौर पर इब्राहीमु, इब्राहीमा, इब्राहीमा। देख रहे हैं, हालत रफ़ा में ज़म्मा है, हालत नसब और जर में आखिरी वाले हर्फ के ऊपर फ़तहा है। और भी इसकी मिसाल देख लेते हैं। बहुत मशहूर नाम है अरबी में लेडीज़ का, लेडी मुअन्नस नाम है ज़ैनबु। ये भी गैर मुनसरिफ है। ज़ैनबा, ज़ैनबा। इसी तरीके से एक नाम अरबिक में यूज़ होता है उसामा, उसामतु, उसामता। और हालत जर में उसामता। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी का जो नाम है ये भी गैर मुनसरिफ है, उस्मानु। और हालत नसब में फ़तहा के साथ उस्माना, और हालत जर में फ़तहा के साथ उस्माना। तो गैर मुनसरिफ जो पूरी अरबिक ज़ुबान में तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 13% वर्ड्स हैं, उनका एराब आपने सीख लिया कि उनके ऊपर तनवीन नहीं आती, उनके ऊपर कसरा नहीं आता। और रफ़ा की हालत में सब्जेक्टिव पोजीशन में उनकी पहचान ये है कि उनके ऊपर ज़म्मा आता है, और ऑब्जेक्टिव पोजीशन में उनके ऊपर फ़तहा आता है, और पॉजिटिव पोजीशन में भी उनके ऊपर हालत जर में भी फ़तहा आता है। ये उनकी पहचान है। अब एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से इस्म जो है वो अरबी ज़ुबान में गैर मुनसरिफ हैं? हमको कैसे पता चलेगा? भाई हमको अगर मालूम नहीं रहेगा तो हो सकता है कि हम गैर मुनसरिफ को तनवीन दे दें, कसरा दे दें, ये गलती हम कर सकते हैं। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इसका जो है जानना बहुत आसान नहीं है, थोड़ी मुश्किल चीज़ है, और ये धीरे धीरे आप सीखेंगे। लेकिन हम कुछ पहचान आपको बता देते हैं, कुछ बातें आप गैर मुनसरिफ के बारे में याद रखें। कैसे पहचानेंगे गैर मुनसरिफ को? हाउ टू रिकॉग्नाइज गैर मुनसरिफ। तो सबसे पहली बात आप ये याद रखें कि अंबिया के अक्सर नाम, मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट्स, अंबिया के अक्सर नाम जो हैं वो क्या हैं? गैर मुनसरिफ हैं। मिसाल के तौर पर आदम, इब्राहीम, इस्माईलु, दाऊदु, सुलैमानु,
यूसुफ़, यूनुस वग़ैरह। नबियों के अक्सर नाम जो है वो गैर मुनसरिफ़ है। हाँ, कुछ उसमें से मुनसरिफ़ भी हैं, डिक्निलेबल भी हैं, जैसे नूहुन, ये क्या है, मुनसरिफ़ है। लूतुन, ये क्या है, मुनसरिफ़ है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी क्या है, मुनसरिफ़ है। तो इसलिए मैंने कहा कि अक्सर, मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट नेम्स, अक्सर नबियों के नाम जो है वो गैर मुनसरिफ़ हैं। दूसरी गैर मुनसरिफ़ के बारे में एक बात याद रखिए कि अरबी में जो लेडीज़ के नाम हैं, अरबी में जो मुअन्नस नाम हैं वो आम तौर से गैर मुनसरिफ़ होते हैं, जैसे फ़ातिमतु, आइशतु, हफ्सतु, मरियमु, ज़ैनबु, ये सब के सब क्या हैं, गैर मुनसरिफ़ हैं। ठीक है, इसलिए देखिए हम इनके ऊपर एक ज़म्मा लगा रहे हैं, तनवीन नहीं लगा सकते इनके ऊपर। इसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट बात गैर मुनसरिफ़ के बारे में ये भी याद रखें कि मर्दों के जो नाम गोलता पर ख़त्म होते हों, गोलता पर ख़त्म होते हैं, जैसे तलहतु, बकरतु, और कोई नाम बताइए अरबी में जिसमें मर्द का नाम हो और ता लगी हो, उसामतु, तो इस तरीके के जितने नाम हैं मर्दों के जो गोलता के ऊपर ख़त्म होते हैं वो क्या होते हैं, गैर मुनसरिफ़। हुज़ैफ़तु, मुआवियतु, ये सारे जो सहाबा के नाम हैं वो सब के, हमज़तु, सब गैर मुनसरिफ़ रहेंगे। इसी तरीके से मर्दों के जो नाम अलिफ नून पर ख़त्म होते हैं, अलिफ नून पर, जैसे उस्मानु, और बताइए कोई, सौबानु। इसी तरीके से अदनानु, सलमानु, ये सारे मर्दों के जो नाम अरबी में हों और आखिर में लास्ट में अलिफ नून आता हो वो गैर मुनसरिफ़ होंगे। और उनका एराब जो मैंने बताया, हालत रफ़ा में एक ज़म्मा के साथ और हालत रफ़ा नसब और जर में एक फ़तहा के साथ। तो ये चार चीज़ें आपने जान ली, दो तीन चीज़ें और आप सीख लें। पांचवी चीज़ ये है कि फरिश्तों के जो नाम होते हैं, नेम ऑफ एंजल्स, वो भी क्या होते हैं, गैर मुनसरिफ़ होते हैं, जैसे जिब्रीलु, मीकाईलु, इसराफीलु। तो ये फरिश्तों के जो नाम है वो क्या होते हैं, गैर मुनसरिफ़ होते हैं। इसी तरीके से शहरों और मुल्कों के नाम, नेम ऑफ सिटीज़ एंड कंट्रीज़, अक्सर मुल्कों और शहरों के नाम गैर मुनसरिफ़ होते हैं, जैसे मक्कतु और लाहौरू, और इसी तरीके से मिस्रू, ईरानू, ये सारे के सारे गैर मुनसरिफ़ हैं। तो शहरों और मुल्कों के ज़्यादातर, सब तो नहीं, अक्सर नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैर मुनसरिफ़ होते हैं। और अरबी में कुछ
औज़ान ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड की जो शेप्स होती हैं वो ऐसी होती हैं कि अगर कोई वर्ड उस लफ्ज़ पर आए तो हम समझ जाएं कि वो गैर मुनसरिफ है। जैसे अफ़अलो के वज़न पर जो लफ्ज़ आए, जैसे अकबरु, आज़मु, असगरु, ये सब के सब गैर मुनसरिफ माने जाएंगे। इसी तरीके से फ़अलाउ, फ़अलाउ के वज़न पर जो वर्ड आए वो गैर मुनसरिफ माना जाएगा। जैसे खज़राउ, हमराउ, सफ़राउ। खज़रा के माने ग्रीन, हमरा के माने रेड, सफ़रा के माने येलो। तो इस फ़अलाउ के वज़न पर जो भी आते हैं वो क्या होते हैं? गैर मुनसरिफ होते हैं। इसी तरीके से फ़ुअलाउ, फ़ुअला के वज़न पर भी जो वर्ड आते हैं वो गैर मुनसरिफ होते हैं। जैसे गुरबाउ, उलमाउ, और इसी तरीके से शुहदाउ। तो ये सारे के सारे औज़ान क्या हैं? गैर मुनसरिफ हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जब आप स्टडी करेंगे तब आपको धीरे धीरे मालूम होगा कि वो गैर मुनसरिफ हैं। जैसे फ़िरऔनु, हामानु, क़ारूनु। अब इनका कोई रूल नहीं है, लेकिन ये वर्ड जो है वो गैर मुनसरिफ यूज़ होते हैं। जब आप कुरान का मुताला करेंगे और अरबी ज़ुबान आप पढ़ने लगेंगे तो आपको धीरे धीरे इंशाअल्लाह मालूम हो जाएगा। तो 85% जो इस्म है अरबी ज़ुबान में वो मोरब और मुनसरिफ है, 13% जो है वो गैर मुनसरिफ है। अब 2% बचे हैं, वो कौन से हैं? उनके बारे में हम आज पढ़ करके आज का सबक ख़त्म करेंगे। ये अरबी में इस्म की तीसरी कैटेगरी है, ठीक है। मबनी। मबनी का मतलब होता है इनडिक्निलेबल। ये चेंज नहीं होते। ये 2% ऐसे वर्ड हैं अरबिक में, इनका एराब चेंज नहीं होता। हालत रफ़ा में, नसब में, जर में, तीनों में इनका एक ही एराब होता है। जैसे रफ़ा, नसब, जर। हाजा, हाजा के माने जानते हैं आप? हाजा के माने दिस, ये। तो अब हालत नसब हो, चाहे हालत रफ़ा हो, चाहे हालत जर हो, हाजा जो है वो हाजा ही रहेगा। ज़मी टल्लत, ज़मा टल्लत, न टल्लत तो हाजा टल्लत, ये नहीं टलने वाला, ठीक है। ये हाजा ही रहेगा। ज़ालिका, ज़ालिका के माने जानते हैं आप? दैट, वो दूर के इशारे के लिए ज़ालिका लाया जाता है। तो ज़ालिका भी ज़ालिका ही रहेगा। अल्लज़ी, अल्लज़ी के माने जो, अल्लज़ी अल्लज़ी ही रहेगा तीनों हालतों में। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा है मबनी अस्मा के बारे में भी। तो फ़िलहाल आज जो हम लोगों ने बुनियादी बात सीखी, अरबिक के अल्फ़ाबेट्स सीखे, हुरूफुल हिजा कितने हैं, कौन कौन से हैं। फिर हमने वावेल्स सीखे कि कौन कौन सी हरकतें होती हैं अरबी में किसी हर्फ के ऊपर। उसके बाद हमने कलमा की डिफ़िनीशन सीखी, कलमा किसको कहते हैं। फिर कलमा की हमने 3 किस्में देखी, इस्म, फ़ेल और हर्फ, तीन के बारे में हमने सीखा और जाना। और उसके बाद हमने इस्म के अलग अलग हालतें देखी कि नंबर के हिसाब से, कैपेसिटी के एतबार से, जेंडर के एतबार से और एराब के एतबार से इस्म चेंज होता रहता है। उसके बाद हम लोगों ने एराब की डिफ़िनीशन पढ़ी और उसके बाद हमने ये जाना कि 3 टाइप के एराब होते हैं। सेंटेंस के अंदर किसी नाउन की 3 हालतें होती हैं, रफ़ा, नसब और जर, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। उसके बाद हम लोगों ने 3 टाइप के अरबिक नाउन की हालतें पढ़ी
कि एक होता है मोरब मुनसरिफ इस्म डिक्निलेबल नाउन जो चेंज होता है, और उसकी पहचान ये है कि हालत रफ़ा में उसके ऊपर 2 ज़म्मा होते हैं, तनवीन होती है। हालत नसब में 2 फ़तहा होते हैं, तनवीन होती है। और हालत जर में 2 कसरा होते, तनवीन होती है। जैसे ज़ईदुन ज़ईदन ज़ईदिन, रजुलुन रजुलन रजुलिन। उसके बाद हम लोगों ने गैर मुनसरिफ इस्म के बारे में पढ़ा कि इसका एराब थोड़ा अलग होता है। हालत रफ़ा में 1 ज़म्मा होता है और हालत नसब और जर में 1 फ़तहा होता है। जैसे इब्राहीमु इब्राहीमा इब्राहीमा, ज़ैनबु ज़ैनबा ज़ैनबा। फिर हम लोगों ने गैर मुनसरिफ के बारे में पढ़ा कि गैर मुनसरिफ की क्या पहचान है। तो जो मोटी मोटी बुनियादी बातें गैर मुनसरिफ के बारे में वो मैंने आपको बता दी। और इस्म की जो तीसरी हालत होती है मबनी होता है, इनडिक्निलेबल होता है, चेंज नहीं होता है। जैसे हाजा हाजा हाजा, अल्लज़ी अल्लज़ी अल्लज़ी, ज़ालिका ज़ालिका ज़ालिका। ये 2% ऐसे वर्ड होते हैं जिनको मबनी कहा जाता है। अब इंशाअल्लाह अगले सबक में हम इसके आगे पढ़ेंगे। इतनी बातें आपने सीख ली, इसको नोट कर लें और इनकी रोशनी में हम आपको एक्सरसाइज देंगे, उसको आपको हल करना है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब के लिए अरबी ज़बान को आसान कर दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।